हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और आप सभी का स्वागत है मैनवाल्स फिजिक्स में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं और दोनों में चीज़ों में एक बात कॉमन क्या है, इलेक्ट्रिक। और चार्जेस में कुछ कॉमन थे, चार्ज वाली बात हम दोनों में कर रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों में आपस में भी कोई रिश्ता होगा, अब वो रिश्ता क्या कहलाता है इनका, वो देखना है हमें। ठीक है, तो इनका रिश्ता क्या है, क्या चाचा भतीजा है, क्या मौसा मौसी हैं, देखते हैं इनका। ठीक है, इनका रिश्ता क्या है दोनों का। अब देखो, इन दोनों का रिश्ता पता करने से पहले हम एक चीज़ बताते हैं तुम्हें। एक वर्ड होता है ग्रेडियंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं ग्रेडियंट की बात कर रहा हूँ, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूँ, अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो मैंने लिखा है टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका मतलब है टेम्परेचर का चेंज होना किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। चेंज होना किसका, डिस्टेंस के साथ। टेम्परेचर का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा। अगर मैं ऐसी वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होना चाहिए भाई, कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। ऐसी मेरे पास एक और टर्म आ जाती है, वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है हमारे काम की चीज़, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहा हूँ तो मेरे पास ऊपर क्या आएगा, डी वी और डी आर, यानी यहाँ पे डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर इतनी बात। अब ये चीज़ थोड़ा हम याद रखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हमें इन दोनों के बीच में रिश्ता निकालना है कि दोनों रिश्ता क्या शेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहला रहा है, वो देखना है हमको। ठीक है, अब देखो, अब तक हम पढ़ के आए हैं क्या, कि जो ये कोई भी चार्ज होता है तो अपने आसपास वो फील्ड क्रिएट करता है। अब सपोज मैं ये चार्ज बोल रहा हूँ, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके आसपास कुछ फील्ड होगी। ठीक है, हम बोल रहे हैं, हमें पता है ये वाली चीज़ फील्ड होगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक पॉइंट तो है ये भाई साहब और एक है ये। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, उधर की तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी उधर की तरफ ही होगी अगर कोई चार्ज वहाँ पे रखा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ इस चार्ज की वजह से, सपोज इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, लो, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ, और इस पॉइंट पे जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी प्लस डी वी है, मतलब इससे डी वी ज़्यादा है। ये बहुत छोटा डिस्टेंस है, छोटे डिस्टेंस को मैं डी आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस कितना है, डी आर है, ये बहुत छोटा डिस्टेंस है। ये हमारा प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये इसकी फील्ड में है, मतलब ये। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज मैं किसी क्यू नोट चार्ज को इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ला रहा हूँ, यानी इस डायरेक्शन में इसको मैं खींच के ला रहा हूँ यहाँ तक, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डी आर का डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, अब एक और चीज़, जो फोर्स होगी इसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये क्यू नोट, ये भी प्लस क्यू नोट है, तो ये एक फोर्स ऑफ रिपल्शन महसूस करेगा। और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर की डायरेक्शन में होगी, वो कुछ ऐसे होगी, यानी फोर्स कुछ ऐसे होगी, बाहर की डायरेक्शन में फोर्स होगी। यानी अगर मुझे इस चार्ज क्यू नोट को इधर की डायरेक्शन में खींचना है तो मुझे उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी, और हम वो फोर्स उतनी ही लगाएंगे, एफ जितनी फोर्स लगाएंगे, क्योंकि मुझे इस क्यू नोट चार्ज में बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। तो मैं यानी इक्वेट करते हुए फोर्स लाऊंगा, बहुत आराम से खींच के लाऊंगा उसको मैं, लेकिन फोर्स इतनी लगेगी उसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कितनी फोर्स देनी पड़ेगी, एफ फोर्स देनी पड़ेगी, लेकिन इस डायरेक्शन में। ठीक है, एफ फोर्स। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन निकालूँ, पॉइंट ए से बी पे ला रहा हूँ मैं क्यू नोट चार्ज को, ए से बी पे मैं क्यू नोट चार्ज को लेके आ रहा हूँ, यानी उसमें मुझे कोई फोर्स लगानी पड़ रही है इधर। अगर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसमें कुछ वर्क डन भी हुआ है, तो मैं वर्क डन बोल सकता हूँ। ये वो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर हो जाएगा वो। और नेगेटिव क्यों होगा ये वर्क डन, ये वर्क डन नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्स उधर लग रही है, वैसे हम उसको इधर खींच रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगा रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब एक इक्वेशन तो मेरे पास आ गई है, ये एक इक्वेशन एफ और डी आर में। देखो, या तो आप ऐसे देख सकते हो कि एफ उधर की डायरेक्शन में है, डी आर इधर की डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं एफ डी आर कॉस 180 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लो चाहे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एफ डी आर। ठीक है, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ गया मेरा, वर्क डन इस पॉइंट से, ए पॉइंट से क्यू नोट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने में वर्क डन मेरा माइनस एफ डी आर आ गया है। और एफ इक्वल्स टू क्या होता है, कोई भी चार्ज जिसकी बात कर रहे हैं, इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से सपोज ई है, और इस क्यू नोट को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की बात कर रहा था, तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई हो जाएगा। ये हमने देखा था ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो फोर्स अपॉन चार्ज था ऐसे, तो एफ इक्वल्स टू क्यू नोट भी तो हो सकता है, एफ इक्वल्स टू क्यू नोट आ गया। यानी इस एफ की जगह अगर मैं माइनस क्यू नोट ई
डी आर लिख दूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है जिसमें मैंने यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को वर्क डन निकाल लिया है। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरी, इस चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ लगा रहा हूँ, उसको करने में यहाँ से मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसमें हम पोटेंशियल की भी तो बात कर सकते हैं भाई। इस पॉइंट पे सपोज ए के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल मेरा कितना था, वी ए था, बी के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल मेरा वी बी था, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया है, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। और हमने पिछले लेक्चर्स में एक बात की हुई है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कौन सा वर्क डन है, वो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में लग रहा है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जो भी वर्क डन है मेरा, जो भी वर्क डन है मेरा पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, जो भी वर्क डन है मेरा पर यूनिट चार्ज। तो यानी यहाँ से मैं डब्ल्यू की अगर वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आ रही है, क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, ये इक्वेशन सेकंड हो गई है। ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन तो सेम ही हुआ है यहाँ से यहाँ तक लाने में। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं लिखूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो क्या हो रहा है, माइनस क्यू नॉट ई डी आर इक्वल्स टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। अब देखो ए के ऊपर जो पोटेंशियल था वो कितना था, वी, बी के ऊपर जो पोटेंशियल था वो कितना था, वी प्लस डी वी। हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं, क्यू नोट से तो क्यू नोट जा रहा है, पहले हटा देते हैं इसको। तो माइनस ई डी आर इक्वल्स टू वी बी क्या है, वी प्लस डी वी माइनस वी क्या है, वी है, तो ये वी से वी गया। ठीक है, अब यहाँ से इतना आ गया। अब हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ से, ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी किसके इक्वल आ गई, माइनस डी वी बाय डी आर। और अभी डी वी बाई डी आर मैंने कुछ बताया था, जब पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है डिस्टेंस के साथ, डी वी बाई डी आर का मतलब हो गया है ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय डी आर, ये आ गया है। और ये चीज़ तो मैंने भी बताया था, ये क्या है, ये इतनी चीज़ जो है ये तो कुछ जानी पहचानी है, अभी बात करी हमने, ये है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी जब डिस्टेंस के साथ ग्रेडियंट, डिस्टेंस के साथ जो मेरा पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ से अगर मुझे डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट रीजन, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन दैट रीजन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो पोटेंशियल का रिश्ता कहलाया है वो ये कहलाया है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर इतनी बात। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो मेरे पास एक कंप्लीट वी आ जाएगा, डी वी करूँगा तो एक वी आ जाएगा पूरा, और इसको मैं ऐसे लिख दूँ अगर कोई ई डॉट डी आर, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ई भी इसी पैरेलल डायरेक्शन में है और डी आर भी इसी डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल वाली मतलब। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे आ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, डी आर इधर की तरफ हो रहा है। तो हम एक रिलेशन ये भी बोल सकते हैं कि वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, ई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर, और एक रिलेशन ये हो गया है। तो दो रिश्ते कहलाए हैं दोनों के बीच में, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ पता कर लेते हैं, वो क्या है। अब सपोज मेरे पास दो कंडक्टर हैं, मेरे पास दो प्लेट्स हैं, कंडक्टर है, कुछ भी है, ये दो प्लेट्स हैं। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस डी है, और सपोज इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया मैं। अब अगर मुझे पूछ लिया है, अब अगर मुझे पूछ लिया कि भाई इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली वी अपॉन डी हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली वी अपॉन डी हो जाएगी। दो मेरे पास प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को वी अपॉन डी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका हम डेरिवेशन भी करेंगे आगे आने वाले उसमें लेक्चर्स में, लेकिन यहाँ से हम ये बात इतनी देख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग टू बुक चल रही हैं, तो मैं उसी सीक्वेंस में लेके चल रहा हूँ थोड़ी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू वी अपॉन डी आ गया। अब हम अगले उसमें देखते हैं कि भाई इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस क्या होते हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो सब देखना है। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट बात होगी वो होगी इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की। इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस नाम से ही पता लग रहा है, इक्वी और पोटेंशियल, इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, इक्वी और पोटेंशियल। मतलब वो सर्फेसेस जिन पे जो पोटेंशियल होगी ना वो हर जगह सेम होगी, इक्वल होगी, वो हर जगह इक्वल होगी। ऐसे सर्फेसेस जिन पे
जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हर जगह सेम होगी। अगर मैं ये सरफेस बोल रहा हूँ, ये पूरा बोर्ड एक सरफेस है, अगर मैं इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलूँगा तो अगर मैं ये 2 पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, इस एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ए पॉइंट है ये और ये दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट है ये, तो इन दोनों पे अगर मैं पोटेंशियल लिखा लूँगा तो वो हमेशा सेम आएगी, तभी मेरा ये केस होगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। तो यानी जिस सरफेस के ऊपर पूरे सरफेस पे जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी, वो यानी इक्वल होगी, तो उन्हीं सर्फेसेस को बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। ठीक है, इन इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो देखना है हमें। ठीक है, अब देखो इतना तो हमें पता लग गया कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस वो सर्फेसेस हैं जिन पे पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल के बारे में थोड़ी सी जानकारी है शुरू से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? वी से इसको डिनोट करते हैं और हम बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ से हम वर्क डन की बात कर लेते हैं क्यू नॉट इंटू वी, क्यू नॉट इंटू वी। अगर इसकी जगह हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे होते तो पोटेंशियल डिफरेंस में और कुछ चेंज ना होके सिर्फ ये हो जाता कि W इक्वल्स टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए, अगर मैं ए से बी पे उसको लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो, जब हम इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस की बात करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि जो भी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस होगा उस पूरे सर्फेस पे, सपोज ये एक इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है और इस पूरे सर्फेस पे ये एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, ये एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराना चाह रहा हूँ, तो इस मूवमेंट कराने में ना, इस यहाँ से यहाँ तक इसको लाने में मुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। यानी वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस या फिर ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। यानी मुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो सिंपल क्या है? अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो, वर्क डन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने बोला कि ये बोर्ड पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर ये बोर्ड पूरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो सेम होगी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मुझे इस क्यू नॉट चार्ज को लेकर जाना है, अगर मुझे इसको यहाँ से यहाँ लेकर जाना है तो मुझे इसमें वर्क डन की बात जब मैं करता हूँ तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? W इक्वल्स टू क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। लेकिन हमने जब बोला कि हमारा जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, हमने तभी इसको मेंशन कर दिया कि जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल होगा सब जगह। यानी वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू क्या होगा यहाँ से? क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए होता है ना भाई, वी बी भी वी है और वी ए भी वी है, तो यानी क्यू नॉट वी माइनस वी यानी ज़ीरो। तो यानी मुझे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा एक टेस्ट चार्ज को दूसरी जगह लेकर जाने में। ठीक है, बिल्कुल। तो यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि हमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है, कोई भी वर्क डन नहीं करना होता है चार्ज क्यू नोट पे। ठीक है, अब पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट है, पहली भी इंपॉर्टेंट थी, दूसरी भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड विल always be perpendicular to the equipotential surface। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, देखो ये परपेंडिकुलर रहनी भी चाहिए। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, देखो अब देखो अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अब सपोज मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा इस पर परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इस डायरेक्शन में ऐसे है, यानी ये इसके साथ कुछ एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस के साथ एंगल बनाएगी, सपोज ये वाला केस है, ये सरफेस है जो मैंने लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे सपोज इस पर एंगल बना दिया, परपेंडिकुलर ना हो गए, हमने कंसिडर किया ये एंगल बना रही है थीटा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, उसको बोलेंगे ई कॉस थीटा। अगर ये थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो जो ई कॉस थीटा होगा ये नॉन ज़ीरो होगा, ये नॉन ज़ीरो होगा। सोचने की बात है, अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है, थीटा 90 डिग्री नहीं है तो ई कॉस थीटा की मेरे पास कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू किस डायरेक्शन में होगी? वो वैल्यू इस सरफेस के ऊपर होगी। ऐसे रखा था ना मैंने, थीटा ये बनाया था। अगर मैं इस कंपोनेंट को ई कॉस थीटा को इस पर डालूंगा, यही तो होता है ई कॉस थीटा जो इसके डायरेक्शन में होगा, तो ई कॉस थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है। अगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी तो भाई मेरे, जब सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है तो मुझे उस सरफेस पे फोर्स भी मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फोर्स भी होगी उसी डायरेक्शन में। जब फोर्स होगी तो मुझे एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक खींचने में वर्क डन करना पड़ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी तो पिछली वाली प्रॉपर्टी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। हमने क्या बोला लास्ट प्रॉपर्टी में कि भाई किसी भी सरफेस के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई भी काम कार्य नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर ई कॉस थीटा नॉन जीरो हो गया तो यानी उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उस सरफेस पे फोर्स आ गई, फोर्स आ गई तो मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया पहले उसका। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अगर ऊपर की डायरेक्शन में है, सीधा 90 डिग्री है, यानी ये थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब जो सरफेस की तरफ जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ई कोस 90 होगा। ई कोस 90 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ई कोस 90 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस पे फोर्स भी नहीं लग रही। सरफेस पे जब फोर्स नहीं लग रही तो हमें एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ही नहीं है उस पर। तो हमारी पहले वाली भी सही हो गई फिर जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी, और सेकेंड वाली हमने बात कर ली है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आ रही तो बैक करके दोबारा देख लेना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब देखो थर्ड क्या है पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ना, जैसे मैं अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये एक चार्ज है, ये मेरा हाथ एक चार्ज है, तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगी, आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगी। ठीक है, यानी एक स्फीयर टाइप बन रहा होगा। हमने बताया था चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्री में होता है। ठीक है, एक स्फीयर टाइप बन रहा होगा, यानी एक पूरा सरफेस बन रहा होगा। उस पूरे स्फीयर के सरफेस को हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इसके कुछ ऐसे, ये इसके कुछ इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनने चाहिए, क्योंकि बनेंगे वो। ठीक है, ये स्फेरिकल शेप होगी इनकी, ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होता जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव का ऐसा है, नेगेटिव का भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, अब देखो जब पॉजिटिव चार्ज की मैंने बात की तो मैंने कुछ इस तरह की ये सरफेसेस बनाई। ये पूरा स्फीयर समझना, इसको सिर्फ ये सर्कल नहीं है, बोर्ड पे सर्कल दिख रहा होगा आपको। एक चार्ज है मेरा हाथ ऊपर, ये पूरा स्फीयर बन रहा है ये पूरा। ठीक है, तो ये स्फीयर्स हैं, ये गोल गोल दिख रहे हैं, ये सारे स्फीयर्स हैं, ये सर्कल नहीं है, ये 3D फिगर है एक। ठीक है, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है जो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस होंगे ना, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस will be closer to each other in strong electric field region. क्या बोला मैंने? हाँ, देखो जो ये वाली प्रॉपर्टी बोल रही है वो क्या बोल रही है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस विल बी क्लोजर टू ईच अदर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल बी फार फ्रॉम ईच अदर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। वीक इलेक्ट्रिक फील्ड
रीजन। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है, देखो अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, तीसरा पॉइंट बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होंगे ना विल बी क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल बी फार फ्रॉम ईच अदर इन वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो ये डॉटेड मैंने पूरे बनाए थे ये क्या थे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थे, ये बीच में चार्ज है। अब देखो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 चार्ज की वजह से Q/r²। तो यानी जितना r छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी चार्ज के आसपास जो ये आसपास का रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन चार्ज का जो दूर का रीजन है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। अब देखो ये थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी क्लोजर टू ईच अदर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आसपास जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे ना वो क्लोज होंगे एक दूसरे के, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस कम होगा, बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से होंगे वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यानी वीक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वीक हो जाएगी तो जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इतना था और ज़्यादा बढ़ता गया। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के डिस्टेंस कम होता जाएगा उनके बीच में जो है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, वो है भाई कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी आपस में नहीं क्रॉस करेंगे। फोर्थ क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे तो एक पॉइंट पे दो सरफेसेस आ गए, ये एक पॉइंट है, इस पे एक ये सरफेस आ गया और एक यहाँ पे, सपोज ये पूरा एक सरफेस ये है और एक सरफेस मेरा ये है, तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने क्रॉस सेक्शन कर लिया है। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दो सरफेसेस हो गए, तो यानी एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दो सरफेसेस हो गए, यानी एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज हो गई, एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज होगी पोटेंशियल की। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग तो एक ही वैल्यू होनी चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है सेम ही तो वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे इस केस में फिर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज हो जाएंगे जो कि सही नहीं है। तो इसलिए हमने क्या बोला, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, वो नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस लेक्चर में बहुत कुछ हो गया है पोटेंशियल से रिलेटेड, बाकी होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। और धन्यवाद बहुत बहुत, अगर आपने वीडियो देखी है और अपने दोस्तों को जिन्हें ज़रूरत है उन्हें रिकमेंड कीजिए जो 12th क्लास में है इस बार। बाकी धन्यवाद और नमस्ते, बाय बाय।